अब विलियम गोल्डिंग्स की फर्स्ट नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज समझने से पहले उनका लिटरेरी करियर समझ लेते हैं। अब विलियम गोल्डिंग्स बॉर्न हुए थे कॉर्नवेल करके एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर। विलियम गोल्डिंग पहले एक नेवल ऑफिसर थे, उसके बाद वो स्कूल मास्टर बन गए। और अब इन्होंने एक ऐसे लिखा था फेबल करके। अब उसमें उन्होंने बताया था कि उनकी जो फर्स्ट नॉवल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है वो क्लासीफाई करते हैं एज अ फेबल। चलिए नॉवल समझने से पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अब ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है ये एक पैरोडी है, एक फेमस एडवेंचर स्टोरी जो कि लिखी गई थी बाय रॉबर्ट माइकल बैलेंटीन। अगर आपको ये बात पता होगी तो आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ ये बात भूलिए मत, ये एक पैरोडी है। चलिए कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है राल्फ। अब राल्फ जो है वो सेंट्रल फिगर है इस स्टोरी का। अब मैं बता दूँ आपको, ये एक एक्सीलेंट स्विमर है। इसके जो फादर है वो भी नेवल ऑफिसर है, जस्ट लाइक विलियम गोल्डिंग्स। और राल्फ रिप्रेजेंट करता है सिविलाइजेशन एंड ऑर्डर, और राल्फ सिंबलाइज करता है और एक चीज़ जो कि है डेमोक्रेसी। अब समझते हैं पिगी के कैरेक्टर को। अब पिगी जो है वो ओबीस्ड बच्चा है। अब ये ऑर्फन है, अपनी आंट के साथ रहता है। अब इसको एक बीमारी है अस्थमा की, और इसे ब्लाइंडनेस भी है जो कि है मायोपिया। अब ये लोअर इनकम क्लास से बिलोंग करता है, और जो पिगी है वो एक सिंपैथी, एक ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपैथी बन जाता है रीडर्स के लिए। फिर ये रिप्रेजेंट करता है रीजन, साइंस एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो है जैक मैरीड्यू। अब यही एक बंदा है जिसका सरनेम विलियम गोल्डिंग्स ने मेंशन किया है, इसके सिवाय किसी और का सरनेम नहीं मेंशन किया। अब राइटर हमें बताते हैं कि ये टॉल, थिन एंड बोनी है, और इसकी ब्लू आइसेस भी है। फिर इसे हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और ये रिप्रेजेंट करता है पावर, वायलेंस एंड वाइल्डनेस। अब मैं आपको बता दूँ ये शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो है साइमन। अब साइमन को डिस्क्राइब किया गया है बाय राइटर कि वो बताते हैं कि ये स्किनी और इसके स्ट्रेट ब्लैक हेयर है। अब इसको फेंटिंग फीट्स की बीमारी है, और ये मोस्ट मैच्योर और सेंसिबल बंदा है। अब ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को। नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रॉजर। अब मैं रॉजर के बारे में बता दूँ, ये पेसिमिस्टिक है इन नेचर वाइज, और ये रिप्रेजेंट करता है ईवल। अब आप पूछोगे ईवल कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो दो एग्जाम्पल्स होंगे। ए फर्स्ट एग्जाम्पल है जब छोटे बच्चे सैंड कैसल्स बनाते हैं तो जानबूझकर उन पर ये रॉजर चलता है और तोड़ देता है वो सैंड कैसल। और दूसरा ये छुप छुप कर ये छोटों बच्चों पर पत्थर फेंकता रहता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से ये रिप्रेजेंट करता है ईवल को। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो है दो ट्विन्स जो कि है सैम एंड एरिक। कुछ और भी कैरेक्टर्स है जिसको हम डिवाइड करेंगे बिगन्स और लिटन्स। अब बिगन्स में है मॉरिस, बिल एंड रॉबर्ट। अब ये हंटर ग्रुप का पार्ट होते हैं। और बाद में है लिटनेंस। अब इसमें होते हैं जॉनी, हेनरी, फिल और पार्सिवल। अब हम चैप्टर वाइज समरी देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ द शेल, सेकंड है फायर ऑन द माउंटेन, थर्ड है हट्स ऑन द बीच, फोर्थ है पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर, फिफ्थ है बीस्ट फ्रॉम वाटर, सिक्स है बीस्ट फ्रॉम एयर,
7th है शेडोज एंड टॉल ट्रीज, 8th है गिफ्ट फॉर द डार्कनेस, 9th है अ व्यू टू अ डेथ, 10th है द शेल एंड द ग्लासेस, 11th है कैसल रॉक, 12th है क्राई ऑफ द हंटर्स। चैप्टर 1 में हमें पता चलता है कि एक एटॉमिक वॉर चल रहा है और वहाँ से कुछ तकरीबन 6 से 12 साल के बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। अब होता यह है कि ये जो एरोप्लेन है वो क्रैश हो जाती है एक कोरल आइलैंड में, जो कि पैसिफिक रीजन के वहाँ पर है। अब सारा ही क्रू मारा जा चुका है और कुछ बच्चे रह गए हैं। अब यहाँ पर ये होता है कि हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है 2 मेन कैरेक्टर्स। फर्स्ट होता है राल्फ और सेकंड होता है पिगी। अब इन दोनों को मिलता है कॉन्क शेल। अब ये जब मिलता है तो वो इकट्ठा करते हैं असेंबली को और एक इलेक्शन करते हैं कि कौन लीडर बनना चाहिए। तो राल्फ को बहुत ज़्यादा वोट मिलते हैं और राल्फ बन जाता है लीडर। अब इसके बाद कुछ ड्यूटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती है कि कुछ बच्चे फायर पे ध्यान देंगे, कुछ बच्चे शेल्टर्स बनाने में ध्यान देंगे और कुछ बच्चे पिग्स हंट करेंगे ताकि वो खा सके, और कुछ बच्चे फ्रूट्स इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट किया जाता है। अब चैप्टर 2 में हम देखते हैं जैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोट बोलता है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैक बोलता है कि वी हैव गॉट टू हैव रूल्स एंड ओबे देम। आफ्टर ऑल वी आर नॉट सैवेजेस, वी आर इंग्लिश एंड द इंग्लिश आर बेस्ट एट एवरीथिंग। ये इम्पॉर्टेंट कोट वो बोलता है। और उसके बाद ये होता है कि राल्फ इंस्ट्रक्शन देता है कि एक बॉनफायर जलाया जाए ताकि जितने भी पासिंग शिप्स है वो उनको आकर रेस्क्यू कर सके, और पिगी के स्पेक्स की मदद से वो ये बॉनफायर लिट करते हैं। पर अचानक से देखते हैं हम कि फायर आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और एक पूरा पैच जल के राख हो जाता है। अब हम देखते हैं चैप्टर 3 में राल्फ और जैक के बीच में दुश्मनी पैदा होना शुरू हो गई है। अब हम देखते हैं कि राल्फ एक तरफ शेल्टर बना रहा होता है और वो जैक को भी कहता है कि वो शेल्टर बनाने में मदद करे, क्योंकि जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको खुले में सोने में बहुत बुरे सपने आ रहे हैं और उन्हें सांप जैसी चीज़ों से भी डर लग रहा है। पर जैक मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे हंटिंग करना पसंद है तो मैं हंटिंग ही करूँगा। दोनों ही एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं और फाइनली वो दोनों ही बेथिंग पूल की ओर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ एकदम कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर बताते हैं साइमन। साइमन दिल के बहुत अच्छे हैं, उनमें गुडनेस है, कैरिंग नेचर है। अब हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की वो मदद करते हैं फल लेने में और उनको देते हैं, और हम देखते हैं कि एक तरफ से ये नेचर ऑब्जर्वर है, नेचर लवर है साइमन। उन्हें पक्षियों की आवाज़, मधुमक्खियों की गुनगुनाती हुई आवाज़ और लहरों की वेव्स की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। अब हम देखते हैं कि वो नेचर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है साइमन। अब चैप्टर 4 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब जो इसका टाइटल है पेंटेड फेसेस एंड लॉन्ग हेयर का एक बहुत बड़ा मीनिंग है। अब इसमें बताया गया है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये लोग सिविलाइज्ड इंग्लिश होते हैं। अब वो पेंटेड फेसेस के बाद वो हम देखते हैं कि इन लोग ग्रेजुअली सैवेजेस और बारबेरियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सब के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं सिवाय पिगी के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए। जैक अपना फेस पेंट कर लेता है और उसके सारे ग्रुप मेंबर्स भी यही करते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं कि राल्फ, पिगी और साइमन एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तब राल्फ अचानक से देखता है कि एक शिप है जो हमें रेस्क्यू कर सकती है, पर जब वो देखता है कि जो उनका सिग्नल फायर है माउंटेन पे उन्होंने जलाया था वो एक्सटिंग्विश हो गया है, तो राल्फ बहुत भड़क जाता है कि जिन लोगों को मैंने ये काम असाइन किया वो लोग जैक के साथ हंटिंग करने चले गए। अब ये देखकर बहुत राल्फ को अपसेट देखकर जैक को बहुत बुरा तो लगता है, पर जैक फिर भी अपोलोजाइज करते हुए कहता है जैक को कि चलो कोई बात नहीं, आगे से हम ध्यान रखेंगे, और उसे स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो पिग को उसने मारा और कैसे उसने एक फीस्ट थ्रो किया। अब एक कोरस लाइन बताया गया है, किल द पिग, कट हर थ्रोट, बैश हर इन। अब चैप्टर 5 में हम देखते हैं एक डर सा माहौल हो गया है। एक असेंबली बुलाई गई है और असेंबली में एक छोटा बच्चा होता है पार्सिवल नाम का। अब वो बोलता है एक बीस्ट है और ये बीस्ट मुझे लगता है कि सी के अंदर है। तो जैक बोलता है बीस्ट वीस्ट कुछ नहीं होता और तुम लोग सब क्राई बेबीज़ हो, और ऐसे ही बात को रफा दफा कर देता है जैक। अब चैप्टर 6 में हम देखते हैं कि सारे लोगों को कितना अफसोस होता है कि कोई अडल्ट इंसान आइलैंड पे मौजूद नहीं है। उस रात को जब लड़के सारे सो जाते हैं तो क्या होता है कि एक पैराशूटिस्ट की छवि दिखाई देती है दो ट्विंस सैम एंड एरिक को, और वो घबराकर ये बात सब लोगों को कहते हैं। तो चैप्टर 6 में ये हमें पता चलता है कि राल्फ और जैक डिसाइड करते हैं कि वो जाकर बीस्ट को देखेंगे जिसको सैम एंड एरिक ने देखा था। अब चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बीस्ट को लेकर, तो राल्फ, जैक और रॉजर तीनों ही डिसाइड करते हैं कि जो सैम एंड एरिक ने बीस्ट देखा था वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो जहाँ पर उन्होंने देखा था वो वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैक बड़ा एक्साइटेड होता है तो वो सबसे पहले पहुँच जाता है और बोलता है कोट अनकोट देयर इज समथिंग लाइक अ ग्रेट एप। तो ये जो चीज़ उसने देखी थी वो कोई कुछ और नहीं बल्कि वो डेड पैराशूटिस्ट की बिखरी हुई इमेज वो देख रहा था। अब हम देखते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम देखते हैं कि जो कॉन्क है वो रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंस और दूसरा है डिसिप्लिन। अब ये जो कॉन्क है वो आ जाता है जैक के पास और जैक असेंबली को बुलाता है और वहाँ पर राल्फ को बुरा भला कहता है कि ये तो एक नंबर का डरपोक है, और जितने भी बाकी लोग हैं वो जैक की टीम राल्फ की टीम को छोड़कर जैक की टीम में चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक अपने आप को ही लीडर बना लेता है और वो और उसके टीम मेंबर्स एक पिग को हंट करते हैं। अब पिग के जो सर को है वो एक स्टिक से अटैच करके वो बीस्ट को ऑफर करते हैं और फिर राल्फ और पिग्गी को इनवाइट करने चले जाते हैं कि उन्होंने एक फीस्ट रखी है और वो चाहे तो आ सकते हैं। अब हमें जैसे पता है कि साइमन लवर ऑफ सॉलिट्यूड है, तो वो हमेशा ही अकेला ही एक्सप्लोर कर रहा होता है जंगल में। अब ये जो जैक ने जो स्टिक है पिग वाली स्टिक वो ये देख लेता है साइमन, तो उसे पता चलता है और वो हेलुसिनेट करने लगता है कि ये जो स्टिक है वो उससे बात कर रहा है एज ए स्कूल मास्टर, और इसी से ये टाइटल आया है। अब मैं आपको बता दूँ हेब्रू वर्ड बेल्ज़ेबब, अब उसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसी से इस नॉवेल का मतलब आया है।
अब साइमन को पता चलता है कि जो बीस्ट की बात कर रहा है जैक, वो बल्कि कुछ और नहीं बल्कि डेड पैराशूटिस्ट है। तो ये बात बताने वो बाकी सब लोगों के पास जाता है और हम देखते हैं कि बाकी के सारे बॉयज़ जितने भी हैं वो पिग को रोस्ट करके फीस्ट बना रहे हैं और एक कोरस गा रहे हैं, किल द बीस्ट, कट हिज थ्रोट, स्पिल हिज ब्लड। अब ये सारे चीज़ों में अचानक से साइमन आता है और सबको लगता है कि वो एक बीस्ट है जो फॉरेस्ट से बाहर आया है और सब लोग उसको मार डालते हैं और इसी के साथ साइमन की मौत यहाँ पर हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो सी है उसकी बॉडी साइमन की बॉडी लेकर चली जाती है। चैप्टर 10 द शेल एंड द ग्लासेस में हम देखते हैं कि पिगी, राल्फ और ट्विंस सैम एंड एरिक ये चारों ही बहुत ज़्यादा गिल्ट में होते हैं साइमन के मर्डर को लेके। अब वहाँ पर आ जाते हैं 3 लोग, जैक, मॉरिस और रॉजर, और ये तीनों ही मिलकर पिगी के जो स्पेक्स होते हैं वो चुरा लेते हैं क्योंकि उन्हें फायर जलानी है। चैप्टर 11 कैसल रॉक में हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और पिछली रात को जो जैक पिगी के स्पेक्स लेके भागा था, राल्फ बहुत भड़क जाता है और रैल्फ और जैक के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब ये दोनों जब लड़ाई कर रहे होते हैं तो पिगी जो है वो उनके साथ खड़ा होता है और ऊपर से रॉजर बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है पिगी की ओर और अब रॉजर रिप्रेजेंट करता है ईवल को, तो पिगी इसमें मारा जाता है। अब पिगी रिप्रेजेंट करता था रैशनैलिटी को। अब पिगी की जो मौत हुई है वो बताती है कि रैशनैलिटी कैसे आइलैंड में मर गई है पिगी की मौत के बाद। अब चैप्टर 12 क्राई ऑफ द हंटर्स में हम देखते हैं कि साइमन पिगी की मौत के बाद अब जैक और उसके हंटर्स खून के प्यासे हो गए हैं राल्फ के लिए। अब राल्फ अपनी जान बचाते हुए फॉरेस्ट में छुप जाता है, तो जैक और उसके हंटर्स चालाकी से सारे आइलैंड में आग लगा देते हैं। पर इस बार नेवल ऑफिसर इस आइलैंड में आ जाते हैं और जैसे बोलते हैं डुबके को तिनके का सहारा, वैसे ही राल्फ की जान बच जाती है और राल्फ और जितने भी बॉयज़ उस आइलैंड में मौजूद होते हैं वो सारे रोने लगते हैं नेवल ऑफिसर को देखकर। चलिए इसी के साथ एंड होती है हमारी ये नॉवल। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।